अध्याय 14 हमारा शरीर। मैं अपने शरीर के संदेशों को प्यार से सुनती हूँ। मैं मानती हूँ कि हम खुद अपने शरीर में हर तथाकथित रोग को उत्पन्न करते हैं। जीवन में बाकी हर किसी चीज की तरह शरीर हमारे आंतरिक विचारों और धारणाओं का दर्पण है। शरीर हमेशा हमसे बात करता है, यदि हम उसे सुनने का समय निकालें। आपके शरीर की हर कोशिका आपके सोचे गए हर विचार और बोले गए हर शब्द के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। सोचने और बोलने की अनवरत क्रियाएं शरीर के व्यवहारों व मुद्राओं को प्रेरित करती हैं और शरीर को रोगमुक्त या रोगयुक्त करती हैं। जिस व्यक्ति की त्योरियां हमेशा चढ़ी रहती हैं, उसके मन में उल्लासमय स्नेहिल विचार नहीं रहते। बुजुर्ग लोगों के चेहरे और शरीर स्पष्ट रूप से जीवन भर की विचार प्रक्रिया को दर्शाते हैं। आप बुजुर्ग होने पर कैसे दिखेंगे? मैं इस अध्याय में संभावित मानसिक प्रारूपों की अपनी सूची को शामिल कर रही हूँ, जो शरीर में बीमारियों को उत्पन्न करती हैं। साथ ही स्वास्थ्य बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नए विचार प्रारूपों या कथनों को भी इसमें शामिल कर रही हूँ। वह मेरी पुस्तक हील योर बॉडी में है। इन छोटी सूचियों के अलावा मैं कुछ सामान्य स्थितियों का पता लगाऊंगी जो आपको इस बात का संकेत देंगे कि हम इन समस्याओं को कैसे उत्पन्न करते हैं। हर मानसिक कारण हर किसी के लिए 100% सही नहीं होता। हालांकि वह रोग के कारण की हमारी तलाश को शुरू करने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु दे देता है। वैकल्पिक उपचार पद्धतियों में काम करने वाले कई लोग अपने ग्राहकों के साथ हर समय हील योर बॉडी का इस्तेमाल करते हैं और पाते हैं कि मानसिक कारण 90 से 95% तक सही होते हैं। मस्तिष्क हमारा प्रतिनिधित्व करता है। वो हैं दुनिया को दिखाते हैं। आम तौर पर हमें इसी तरह पहचाना जाता है। जब मस्तिष्क में कुछ गलत होता है तो इसका सामान्य तौर पर यह मतलब होता है कि हम यह महसूस करते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत है। बाल शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम तनाव में और भयभीत होते हैं तो हम अक्सर सख्त पट्टियां उत्पन्न करते हैं जो कंधे की मांसपेशियों में जन्म लेती हैं और सिर के ऊपर तक और कभी-कभार नीचे आंखों तक पहुंचते हैं। हेयर शेफ्ट हेयर फॉलिकल्स के रास्ते से बढ़ते हैं। जब खोपड़ी में बहुत तनाव होता है तो हेयर शेफ्ट इतनी सख्ती से कस सकते हैं कि बाल सांस नहीं ले पाते और वे मरकर गिरने लगते हैं। यदि यह तनाव जारी रहे और खोपड़ी को आराम नहीं मिला तो फॉलिकल्स इतने कस जाते हैं कि नए बाल आ नहीं पाते। इसका परिणाम होता है गंजापन। जब से महिलाएं व्यवसाय की दुनिया में प्रवेश करके तनावों और कुंठाओं के शिकार हुई हैं, तब से महिलाओं के गंजेपन में काफी वृद्धि हुई है। हम महिलाओं में गंजेपन के बारे में नहीं जान पाते क्योंकि महिलाओं के बनावटी बाल बहुत स्वाभाविक और सुंदर होते हैं। दुर्भाग्यवश अधिकतर पुरुषों के कृत्रिम बाल दूर से ही पता चल जाते हैं। तनाव का मतलब मजबूत होना नहीं है। तनाव कमजोरी है। सहज, एकाग्र व शांतिपूर्ण रहना वास्तव में मजबूत और सुरक्षित होना है। अपने शरीर को अधिक तनाव मुक्त करना हमारे लिए बेहतर होगा और हम में से बहुतों को अपनी खोपड़ी को आराम देने की भी जरूरत होती है। इसे अभी आजमाएं। अपनी खोपड़ी को रिलैक्स करने को कहें और अंतर महसूस करें। यदि आपको लगता है कि आपकी खोपड़ी स्पष्ट रूप से आराम करती है तो मैं आपको यह छोटा सा अभ्यास अक्सर करने का सुझाव दूंगी। कान सुनने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कानों में समस्या आती है तो इसका आम तौर पर यह अर्थ होता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो आप सुनना नहीं चाहते। जब सुनी जा रही बात के बारे में क्रोध मन में होता है तो कान में दर्द होता है। कान दर्द की बीमारी बच्चों में आम है। अक्सर उन्हें घर में होने वाली उन बातों को सुनना पड़ता है जो वे वास्तव में सुनना नहीं चाहते। घर के नियम अक्सर बच्चों को गुस्से की अभिव्यक्ति करने से रोकते हैं और बातों को बदलने में बच्चे की असमर्थता उनके कान दर्द को जन्म देती है। बहरापन किसी की लंबे समय तक बात सुनने से इनकार करने की अभिव्यक्ति है। ध्यान दीजिए कि जब पति पत्नी में से किसी एक को सुनने की समस्या होती है तो दूसरा अक्सर बहुत बातें करता है। आंखें देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब आंखों में कोई समस्या होती है तो इसका आम तौर पर यह मतलब होता है कि अपने बारे में या जीवन के बारे में अतीत, वर्तमान या भविष्य में कोई ऐसी चीज है जिसे हम नहीं देखना चाहते।
जब भी मैं छोटे बच्चों को चश्मा पहने देखती हूँ तो मैं जानती हूँ कि उनके घरों में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वे देखना नहीं चाहते। यदि वे उस अनुभव को नहीं बदल सकते तो वे दृष्टि को फैला देते हैं ताकि उन्हें वह उतने स्पष्ट रूप से न देखना पड़े। जब कुछ लोग अतीत की ओर लौटने और चश्मा लगने से 1 या 2 वर्ष पहले के समय में वे क्या नहीं देखना चाहते थे उसकी सफाई करने के इच्छुक हुए तो उन्होंने स्वास्थ्य लाभ के जबरदस्त अनुभव उठाए। अभी जो हो रहा है, क्या आप उसे नकार रहे हैं? आप किस चीज का सामना नहीं करना चाहते? क्या आप वर्तमान को या फिर भविष्य को देखने से डर रहे हैं? यदि आप स्पष्ट देख पाते तो आप क्या देखते जो आप अभी नहीं देख रहे हैं? क्या आप देख सकते हैं कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न दिलचस्प है। सिरदर्द अपने अस्तित्व को नकारने से आते हैं। अगली बार जब आपको सिरदर्द हो तो रुककर अपने आप से पूछें कि आपने अभी अभी कहाँ और कैसे अपने आप को गलत सिद्ध किया है। खुद को माफ कर दें, उसे जाने दें और सिरदर्द उस शून्य में विलीन हो जाएगा जहां से वह आया था। माइग्रेन सिरदर्द उन लोगों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो पूर्ण परफेक्ट होना चाहते हैं और अपने आप पर काफी दबाव डालते हैं। इसमें बहुत सा दमित गुस्सा शामिल होता है। सीधे चेहरे पर और नाक के पास महसूस होने वाली साइनस समस्याएं जीवन में किसी नजदीकी व्यक्ति के द्वारा परेशान किए जाने का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि वे आप पर दबाव डाल रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हम स्थितियां उत्पन्न करते हैं, फिर अपनी कुंठा के लिए दूसरे व्यक्ति पर दोषारोपण करते हुए अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान और कोई चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अपने मन में सिर्फ हम सोच पाते हैं। हम अपने अनुभव, अपनी वास्तविकता और उसमें हर किसी को उत्पन्न करते हैं। जब हम अपने मन में शांति, सद्भावना और संतुलन स्थापित करते हैं तो हम अपने जीवन में भी वही सब पाएंगे। गर्दन और गला आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ चलता रहता है। गर्दन अपने विचारों में लचीले होने, किसी प्रश्न के दूसरे पक्ष को देखने और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। जब गर्दन में कोई समस्या होती है तो इसका अर्थ यह होता है कि हम किसी स्थिति की अपनी अवधारणा के बारे में जिद्दी हो रहे हैं। जब भी मैं किसी व्यक्ति को गर्दन के कॉलर पहने देखती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि वह व्यक्ति किसी बात के दूसरे पक्ष को न देखते हुए अत्यंत दंभी और हठी है। प्रतिभाशाली फैमिली थेरेपिस्ट वर्जीनिया सातिर ने कहा कि उन्होंने कुछ मूर्खतापूर्वक शोध किए और पाया कि बर्तनों के धोने के 250 विभिन्न तरीके हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि धो कौन रहा है और उसमें कौन से तत्व इस्तेमाल किए गए हैं। यदि हम इस विश्वास में अटक जाते हैं कि केवल एक तरीका या एक दृष्टिकोण है तो हम जीवन के अधिकांश हिस्से को व्यर्थ कर देते हैं। गला अपने लिए बोलने, जो चाहते हैं वह मांगने, मैं हूँ आदि कहने की हमारी क्षमता का प्रतिनिधि है। जब हमें गले से संबंधित परेशानियां होती हैं उसका मतलब यह होता है कि हम महसूस करते हैं कि हमें ये सब चीजें करने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपने लिए खड़े होने की क्षमता महसूस नहीं करते। गला खराब होना हमेशा गुस्से का प्रतीक होता है। यदि उसके साथ सर्दी जुकाम भी है तो गुस्से के साथ मानसिक भ्रम भी होता है। लैरेंजाइटिस का मतलब होता है कि आप इतने गुस्से में हैं कि बोल तक नहीं सकते। गला शरीर में रचनात्मक प्रवाह का भी प्रतिनिधित्व करता है। यहीं पर हम अपनी रचनात्मकता को अभिव्यक्त करते हैं, और जब हमारी रचनात्मकता अकड़ जाती है और कुंठित होती है तो अक्सर हमें गले की समस्याएं होती हैं। हम सभी बहुत से लोगों को जानते हैं जो अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जीते हैं। उन्हें एक बार भी वह करने का मौका नहीं मिलता जो वो करना चाहते हैं। वे हमेशा माँ, पिता, जीवन साथी, प्रेमी, बॉस को खुश करते रहते हैं। टॉन्सिलाइटिस और थायराइड समस्या केवल कुंठित रचनात्मकता होती है जो अपनी इच्छा अनुसार काम न करने से होती है। गले का ऊर्जा केंद्र, जो 5वां चक्र होता है, शरीर का ऐसा भाग है जहां परिवर्तन होता है। जब हम परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं या बदलाव के मध्य में होते हैं या बदलाव करने का प्रयास कर रहे होते हैं तो हमारे गले में काफी कुछ हो रहा होता है। जब आपको खांसी हो रही होती है
या किसी और को खांसी हो रही होती है तो ध्यान दीजिए कि अभी अभी क्या कहा गया था। हम किस बात के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। यह प्रतिरोध और जिद है या परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। किसी कार्यशाला में मैं खांसी को स्वयं की खोज के एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करती हूँ। हर बार जब कोई खांसता है तो मैं उस व्यक्ति को अपना गला छूने और जोर से यह कहने को कहती हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदल रहा हूँ। बाहें जीवन के अनुभव को गले लगाने की हमारी क्षमता और योग्यता को दर्शाती हैं। बाह के ऊपरी भाग का हमारी क्षमताओं से और निचले भाग का हमारी योग्यताओं से संबंध होता है। हम पुरानी भावनाओं को अपने जोड़ों में बंद करके रखते हैं और कोहनियाँ दिशा परिवर्तन में हमारे लचीलेपन को दिखाती हैं। क्या आप अपने जीवन में दिशा परिवर्तन के बारे में लचीले हैं या पुरानी भावनाएं आपको एक जगह पर अटकाए हुए हैं? हाथ ग्रहण करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, हाथ जकड़ते हैं। हम चीज़ों को अपनी उंगलियों से फिसलने देते हैं। कभी कभी हम बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम सहज सुलभ, मुट्ठी बांधने वाले, खुले हाथ वाले, पैसे पकड़ने वाले, पैसे खर्च करने वाले हो सकते हैं। हम अपने आप को संभाल सकते हैं या ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज़ को संभाल नहीं पा रहे। हम किसी चीज़ पर हाथ रख देते हैं, अपने हाथ नीचे कर लेते हैं, अपने हाथ हटा लेते हैं, चालबाजी करते हैं। हम किसी की ओर मदद का हाथ बढ़ाते हैं, हाथों में हाथ रखते हैं। कोई चीज़ पकड़ में या पकड़ के बाहर होती है, हमारे पास मदद के लिए हाथ होते हैं। हाथ सौम्य हो सकते हैं या सख्त हो सकते हैं। अधिक सोचने से उंगलियों के पोर मुड़ जाते हैं या आलोचना से टेढ़े मेढ़े होते हैं। हाथ को जकड़ना भय से आता है, खोने का भय, कभी अधिक पैसे न कमाने का भय, भय कि हल्के से पकड़ने पर वह चीज हाथ से चली जाएगी। किसी रिश्ते को जोर से पकड़कर रखने से साथी निराश होकर दूर चला जाता है। सख्ती से भींचे हाथ किसी नई चीज को ग्रहण नहीं कर सकते। हाथों को कलाई से स्वतंत्र रूप से हिलाना ढीलेपन और खुलेपन का एहसास देता है। जो आपका है वह आपसे कोई नहीं ले सकता, इसीलिए सहज रहें। हर उंगली का एक अर्थ होता है। उंगलियों में समस्याएं दिखती हैं कि आपको कहाँ पर आराम करने और जाने देने की जरूरत है। यदि आप अपनी तर्जनी को काट लेते हैं तो शायद किसी वर्तमान स्थिति में आपके अंदर गुस्सा और भय है जो आपके अहम से संबंधित है। अंगूठा मानसिक प्रतिनिधि है और चिंता को दर्शाता है। तर्जनी अहम और भय है। मध्यमा का सेक्स और गुस्से से संबंध है। जब आप गुस्से में होते हैं तो अपनी मध्यमा उंगली पकड़ें और गुस्से को खत्म होते देखें। यदि आपका गुस्सा किसी पुरुष पर है तो दाईं उंगली और यदि किसी महिला पर है तो बाईं उंगली पर पकड़ें। अनामिका मेल और दुख दोनों के लिए होती है। कनिष्ठा का संबंध परिवार और दिखावे से होता है। पीठ हमारे सहारे की व्यवस्था का प्रतिनिधि है। पीठ की समस्याओं का आमतौर पर यह अर्थ होता है कि हम खुद को बेसहारा महसूस करते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें केवल अपनी नौकरी या हमारे परिवार या जीवन साथी का सहारा है। वास्तव में यह पूरा ब्रह्मांड, स्वयं जीवन हमें पूरी तरह सहयोग देता है। पीठ के ऊपरी हिस्से का संबंध भावनात्मक सहयोग के अभाव की भावना से है। मेरा पति, पत्नी, प्रेमी, मित्र, बॉस मुझे समझता नहीं या सहयोग नहीं करता। पीठ के मध्य हिस्से का अपराध बोध से संबंध है। वह सारी भावना हमारी पीठ में होती है। क्या आप पीछे की ओर देखने से डरते हैं या आप उसे छिपा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी पीठ में छुरा भोंका गया? क्या आप वास्तव में परेशानी महसूस कर रहे हैं? क्या आपकी आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त है या क्या आप उनके बारे में कुछ ज़्यादा चिंतित हैं? फिर आपकी पीठ का निचला हिस्सा आपको परेशान कर रहा है। पैसे का अभाव या पैसे का डर इसे उत्पन्न करता है। आपके पास जो राशि है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हम में से कई लोग महसूस करते हैं कि पैसा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है और हम उसके बिना नहीं रह सकते। यह सच नहीं है। हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण व बहुमूल्य कुछ और है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। वह है हमारी सांस। हमारी सांस हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज है और फिर भी सांस छोड़ते समय हम बेफिक्र रहते हैं कि अगली सांस जरूर आएगी। यदि हम उसके बाद सांस ना लें
तो हम 3 मिनट भी जीवित नहीं रह पाएंगे। जब हमें जन्म देने वाली शक्ति ने हमें इतनी सांसें दी हैं कि हम जब तक जीवित रहें तब तक सांसें ले सकते हैं, तो क्या हम इतना भरोसा नहीं कर सकते कि हमारी आवश्यकता की और भी चीजें हमें जरूर मिलेंगी। फेफड़े जीवन को अपनाने और जीवन छोड़ने की हमारी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। फेफड़ों में समस्याओं का आमतौर पर यह अर्थ होता है कि हम जीवन को अपनाने से डरते हैं या संभवतः हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमें पूर्ण रूप से जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। महिलाएं पारंपरिक रूप से बहुत उथली सांस लेने वाली होती हैं और अक्सर खुद को द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानती हैं। आज यह सब बदल रहा है। आज महिलाएं समाज की महत्वपूर्ण सदस्य हैं और पूरी तरह वह गहरी सांस ले रही हैं। मुझे महिलाओं को खेलों में देखना अच्छा लगता है। महिलाओं ने खेतों में हमेशा काम किया है, लेकिन इतिहास में पहली बार महिलाएं खेलों में उतरी हैं। उनके शानदार शरीरों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। एम्फाइजीमा और भारी धूम्रपान जीवन को नकारने के तरीके हैं। उनमें अपने अस्तित्व को बिल्कुल ही व्यर्थ समझने की गहरी भावना होती है। डांटने से धूम्रपान की आदत नहीं बदल सकती। सबसे पहले उसके लिए जिम्मेदार भावना को बदलने की जरूरत है। स्तन पालन पोषण के सिद्धांत प्रदर्शित करते हैं। जब स्तनों में समस्या होती है तो उसका अर्थ है कि हम किसी व्यक्ति, स्थान, चीज या किसी अनुभव को अधिक पाल रहे हैं। पालन पोषण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है बच्चे को बड़े होने देना। हमें यह जान लेना चाहिए कि कब उन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए, कब उनकी लगाम छोड़ देनी है और उन्हें अपने बल पर आगे बढ़ने देना चाहिए। अधिक ख्याल रखने से दूसरा व्यक्ति अपना अनुभव खुद संभालने के लिए तैयार नहीं हो पाता। कभी कभी किसी स्थिति में अधिक रौब दिखाने की प्रवृत्ति पूरी तरह पोषण को समाप्त कर देती है। यदि कैंसर होता है तो उसका भी मतलब गहरी नाराजगी है। डर को त्याग दें और जान लें कि ब्रह्मांड का ज्ञान हम सब में विद्यमान है। हमारा दिल, जी हाँ, प्यार का प्रतिनिधि है, जबकि रक्त खुशी का प्रतीक है। हमारा दिल प्यार से हमारे शरीर में खुशी भरता है। जब हम खुशी और प्रेम को अपनाने से इनकार कर देते हैं तो हृदय सिकुड़ जाता है और ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से रक्त धीमा हो जाता है और हम एनीमिया, एंजाइना और हृदयघात की ओर बढ़ने लगते हैं। हृदय हम पर आघात नहीं करता। हम अपने ही उत्पन्न किए हुए सोप ओपेरा और नाटकों में इतने फंस जाते हैं कि अक्सर उन छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना भूल जाते हैं जो हमारे आसपास होती हैं। हम बरसों तक अपने दिल से सारी खुशियों को निचोड़ते रहते हैं और अंत में वह पीड़ा से कराहने लगता है। जिन लोगों को हृदयघात होता है वे कभी खुश नहीं रहते। यदि वे समय रहते जीवन की खुशियों को अपना नहीं लेते तो उन्हें दूसरा हृदयघात हो सकता है। सोने का दिल, ठंडा दिल, खुला दिल, काला दिल, स्नेहिल दिल, गर्मजोशी भरा दिल, इनमें आपका दिल कहाँ है? पेट हमारे सभी नए विचारों और अनुभवों को पचा लेता है। आप किसे या क्या नहीं पचा सकते। आप अपनी आंतों में क्या प्रभाव महसूस करते हैं। जब पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं तो इसका आम तौर पर यह मतलब होता है कि हम नए अनुभव को पचा नहीं पा रहे। हम डरते हैं। हम में से बहुतों को याद होगा जब कमर्शियल वायुयान पहल लोकप्रिय हुए थे, यह नया विचार पचाना मुश्किल था कि हम धातु के एक बड़े ट्यूब में बैठकर सुरक्षित वायु मार्ग से जा सकते हैं। हर सीट पर थ्रो अप बैग, उल्टियां करने वाले बैग थे और हम में से अधिकतर लोग उनका इस्तेमाल करते थे। हम यथासंभव सावधानी से अपने बैगों में उल्टियां करते थे और उन्हें बंद करके परिचारिका को पकड़ा देते थे, जो उन्हें एकत्रित करने में अपना काफी समय खर्च करती थी। अब बहुत वर्ष बीत चुके हैं और हालांकि बैग अब भी हर सीट पर होते हैं, उन्हें शायद ही इस्तेमाल में लाया जाता है। हमने उड़ने के विचार को ग्रहण कर लिया है। अल्सर भय के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पर्याप्त रूप से अच्छा ना होने का भारी भय। हम माता पिता की आशाओं पर, बॉस की उम्मीदों पर खरे ना उतरने से डरते हैं। अपने अस्तित्व को पचा नहीं सकते। हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। चाहे हमारा काम कितना भी महत्वपूर्ण हो, हमारा आत्मविश्वास बहुत कम होता है। हम डरते हैं कि उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। जननांग किसी स्त्री के सबसे स्त्रीयोचित भाग
उसके नारित्व, किसी पुरुष के सबसे पुरुषोचित अंग, उसके मर्दानगी हमारे पुरुष संबंधी सिद्धांत और हमारे स्त्री संबंधी सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। जब हम अपने पुरुष या महिला होने से सहज नहीं होते, जब हम अपनी सेक्सुअलिटी को प्रतिबिंबित करते हैं, जब हम अपने शरीर को गंदे या पापमय के रूप में मानकर अस्वीकार कर देते हैं, तो हमें अक्सर जननांगों में समस्याएं होती हैं। मैंने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो ऐसे घर में पला हो जहां जननांगों और उसके कार्यों को उनके सही नामों से बुलाया जाता। हम सब एक या दूसरे प्रतीकों की भाषा के साथ बड़े होते हैं। आपके परिवार में कौन सा नाम इस्तेमाल किया जाता था? वह वहां नीचे जितना हल्का हो सकता है। साथ ही ऐसे नाम हो सकते हैं जो महसूस कराते हैं कि आपके जननांग गंदे और घृणित हैं। हाँ, हम सब इस विश्वास के साथ बड़े होते हैं कि हमारी टांगों के बीच में वह जगह कुछ सही नहीं है। एम्फाइजीमा और भारी धूम्रपान जीवन को नकारने के तरीके हैं। उनमें अपने अस्तित्व को बिल्कुल ही व्यर्थ समझने की गहरी भावना होती है। डांटने से धूम्रपान की आदत नहीं बदल सकती। सबसे पहले उसके लिए जिम्मेदार भावना को बदलने की जरूरत है। स्तन पालन पोषण के सिद्धांत प्रदर्शित करते हैं। जब स्तनों में समस्या होती है तो उसका अर्थ है कि हम किसी व्यक्ति, स्थान, चीज या किसी अनुभव को अधिक पाल रहे हैं। पालन पोषण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है बच्चे को बड़े होने देना। हमें यह जान लेना चाहिए कि कब उन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए, कब उनकी लगाम छोड़ देनी है और उन्हें अपने बल पर आगे बढ़ने देना चाहिए। अधिक ख्याल रखने से दूसरा व्यक्ति अपना अनुभव खुद संभालने के लिए तैयार नहीं हो पाता। कभी कभी किसी स्थिति में अधिक रौब दिखाने की प्रवृत्ति पूरी तरह पोषण को समाप्त कर देती है। यदि कैंसर होता है तो उसका भी मतलब गहरी नाराजगी है। डर को त्याग दें और जान लें कि ब्रह्मांड का ज्ञान हम सब में विद्यमान है। हमारा दिल, जी हाँ, प्यार का प्रतिनिधि है, जबकि रक्त खुशी का प्रतीक है। हमारा दिल प्यार से हमारे शरीर में खुशी भरता है। जब हम खुशी और प्रेम को अपनाने से इनकार कर देते हैं तो हृदय सिकुड़ जाता है और ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से रक्त धीमा हो जाता है और हम एनीमिया, एंजाइना और हृदयघात की ओर बढ़ने लगते हैं। हृदय हम पर आघात नहीं करता। हम अपने ही उत्पन्न किए हुए सोप ओपेरा और नाटकों में इतने फंस जाते हैं कि अक्सर उन छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना भूल जाते हैं जो हमारे आसपास होती हैं। हम बरसों तक अपने दिल से सारी खुशियों को निचोड़ते रहते हैं और अंत में वह पीड़ा से कराहने लगता है। जिन लोगों को हृदयघात होता है वे कभी खुश नहीं रहते। यदि वे समय रहते जीवन की खुशियों को अपना नहीं लेते तो उन्हें दूसरा हृदयघात हो सकता है। सोने का दिल, ठंडा दिल, खुला दिल, काला दिल, स्नेहिल दिल, गर्मजोशी भरा दिल, इनमें आपका दिल कहाँ है? पेट हमारे सभी नए विचारों और अनुभवों को पचा लेता है। आप किसे या क्या नहीं पचा सकते। आप अपनी आंतों में क्या प्रभाव महसूस करते हैं। जब पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं तो इसका आम तौर पर यह मतलब होता है कि हम नए अनुभव को पचा नहीं पा रहे। हम डरते हैं। हम में से बहुतों को याद होगा जब कमर्शियल वायुयान पहल लोकप्रिय हुए थे, यह नया विचार पचाना मुश्किल था कि हम धातु के एक बड़े ट्यूब में बैठकर सुरक्षित वायु मार्ग से जा सकते हैं। हर सीट पर थ्रो अप बैग, उल्टियां करने वाले बैग थे और हम में से अधिकतर लोग उनका इस्तेमाल करते थे। हम यथासंभव सावधानी से अपने बैगों में उल्टियां करते थे और उन्हें बंद करके परिचारिका को पकड़ा देते थे जो उन्हें एकत्रित करने में अपना काफी समय खर्च करती थी। अब बहुत वर्ष बीत चुके हैं और हालांकि बैग अब भी हर सीट पर होते हैं, उन्हें शायद ही इस्तेमाल में लाया जाता है। हमने उड़ने के विचार को ग्रहण कर लिया है। अल्सर भय के अतिरिक्त कुछ नहीं है, पर्याप्त रूप से अच्छा ना होने का भारी भय। हम माता पिता की आशाओं पर, बॉस की उम्मीदों पर खरे ना उतरने से डरते हैं। अपने अस्तित्व को पचा नहीं सकते। हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। चाहे हमारा काम कितना भी महत्वपूर्ण हो, हमारा आत्मविश्वास बहुत कम होता है। हम डरते हैं कि उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। जननांग किसी स्त्री के सबसे स्त्रियोचित भाग, उसके नारित्व किसी पुरुष के सबसे पुरुषोचित अंग,
उसके मर्दानगी हमारे पुरुष संबंधी सिद्धांत और हमारे स्त्री संबंधी सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। जब हम अपने पुरुष या महिला होने से सहज नहीं होते, जब हम अपनी सेक्सुअलिटी को प्रतिबिंबित करते हैं, जब हम अपने शरीर को गंदे या पापमय के रूप में मानकर अस्वीकार कर देते हैं, तो हमें अक्सर जननांगों में समस्याएं होती हैं। मैंने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो ऐसे घर में पला हो जहां जननांगों और उसके कार्यों को उनके सही नामों से बुलाया जाता। हम सब एक या दूसरे प्रतीकों की भाषा के साथ बड़े होते हैं। आपके परिवार में कौन सा नाम इस्तेमाल किया जाता था? वह वहां नीचे जितना हल्का हो सकता है, साथ ही ऐसे नाम हो सकते हैं जो महसूस कराते हैं कि आपके जननांग गंदे और घृणित हैं। हाँ, हम सब इस विश्वास के साथ बड़े होते हैं कि हमारी टांगों के बीच में वह जगह कुछ सही नहीं है। हालांकि जैसा रोजा लेमॉन्ट, सेल्फ कम्युनिकेशन के संस्थापक ने कहा, माँ का भगवान के विषय में हम में से कुछ ने जरूर सोचा। आपकी माँ ने 3 वर्ष की आयु में आपको ईश्वर के बारे में जो भी बताया, वह अब भी आपके अवचेतन मन में मौजूद है, जब तक कि आपने उसे छोड़ने के लिए जानबूझकर कुछ प्रयास नहीं किए हो। वह ईश्वर क्या क्रोध में आने वाला या बदला लेने वाला भगवान था? वह ईश्वर सेक्स के बारे में क्या महसूस करता था? यदि हम अब भी अपनी सेक्सुअलिटी और अपने शरीर के बारे में अपराध बोध की उन आरंभिक भावनाओं को ढो रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से अपने आप को सजा देने जा रहे हैं। मूत्राशय समस्याएं, मलाशय समस्याएं, वेजिनाइटिस और प्रोस्टेट तथा लिंग संबंधी समस्याएं एक ही वर्ग में आती हैं। वे हमारे शरीर और उनके सही कार्यों के औचित्य के बारे में विकृत धारणाओं से उभरते हैं। हमारे शरीर का हर अंग अपने विशेष कार्यों के साथ जीवन की एक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। हम अपने लीवर या अपनी आंखों को गंदा या पापमय नहीं मानते, तो हम अपने जननांगों को वैसा क्यों मानते हैं? मल द्वार उतना ही खूबसूरत है जितने कान। अपने मल द्वार के बिना हमारे पास उन चीजों को त्यागने का कोई रास्ता नहीं होगा जिनकी अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, और हम तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हमारे शरीर का हर अंग और हमारे शरीर का हर कार्य बिल्कुल सही और सामान्य, प्राकृतिक और खूबसूरत है। मैं सेक्सुअल समस्याओं के साथ आने वाले ग्राहकों को अपने गुदा, लिंग या योनि के साथ उनके सौंदर्य के लिए प्रेम सहित संबंध स्थापित करने को कहती हूँ। यदि आप यह पढ़ते हुए क्षुब्ध हो रहे हैं, तो अपने आप से उसका कारण पूछें। किसने आपको अपने शरीर के किसी अंग को अस्वीकृत करने के लिए कहा? निश्चित रूप से ईश्वर ने तो नहीं। हमारे यौनांग हमें आनंद प्रदान करने के लिए हमारे शरीर के सबसे आनंददायक अंगों के रूप में सृजित किए गए। इसे नकारना पीड़ा तथा कुंठा उत्पन्न करता है। सेक्स सिर्फ सही ही नहीं बल्कि गौरवपूर्ण तथा अद्भुत है। हमारे लिए सेक्स उतना ही सामान्य है जितना हमारे लिए सांस लेना या भोजन करना है। बस एक पल के लिए इस ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करने का प्रयास करें। यह हमारी कल्पना से परे है। अपने नवीनतम उपकरणों के साथ हम बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी उनके आकार को माप नहीं सकते। इस ब्रह्मांड के भीतर कई आकाशगंगाएं हैं। इनमें से एक छोटी आकाशगंगा के एक सुदूर कोने में एक छोटा सा सूर्य है। इस सूर्य के चारों ओर कुछ बिंदु चक्कर लगाते हैं, जिनमें से एक को पृथ्वी ग्रह कहते हैं। मेरे लिए यह विश्वास करना मुश्किल है कि वह विस्तृत एवं बुद्धिमता जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया, वह पृथ्वी के ऊपर बादलों में बैठा केवल एक वृद्ध आदमी है। मेरे यौन अंगों को देख रहा है, जबकि बचपन में हम में से बहुतों को यही बात सिखाई गई। यह जरूरी है कि हम उन मूर्खतापूर्ण पुराने विचारों को छोड़ दें जो हमारे किसी काम के नहीं होते और हमारा विकास नहीं करते। मैं दृढ़ता से यह महसूस करती हूँ कि ईश्वर के संबंध में हमारी अवधारणा हमारे लिए होनी चाहिए, हमारे खिलाफ नहीं। चुनने तथा निर्णय के लिए यहाँ कई धर्म हैं। यदि आपका धर्म यह बताता है कि आप अपराधी और गंदे कीड़े हैं, तो दूसरे धर्म की तरफ ध्यान दें। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रही हूँ कि हर कोई हर समय चारों ओर स्वच्छंद सेक्स संबंध स्थापित करते फिरे। मैं बस यह कह रही हूँ कि हमारे कुछ नियम फिजूल हैं, इसीलिए बहुत से लोग उन्हें तोड़ते हैं और पाखंडी बन जाते हैं। जब हम लोगों के मन से सेक्स के संबंध में अपराध बोध की भावना दूर कर देते हैं
और उन्हें खुद से प्रेम तथा अपना सम्मान करना सिखाते हैं, तो वे खुद अपने और दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जो उनके सर्वोच्च हित में और महानतम खुशी प्रदान करने वाला होगा। अब सेक्सुअलिटी को लेकर इतनी समस्याएं इसीलिए होती हैं क्योंकि हम में से बहुत से लोग अपने आप से नफरत और घृणा करते हैं और इसीलिए हम अपने आप और दूसरों से बुरा व्यवहार करते हैं। बच्चों को स्कूल में सेक्सुअलिटी की क्रिया प्रणाली की समझाना पर्याप्त नहीं है। बच्चों को यह याद दिलाने की अत्यंत आवश्यकता है कि उनके शरीर, जननांग और सेक्सुअलिटी खुशी का विषय है। मैं दिल से मानती हूँ कि जो लोग अपने आप और अपने शरीर से प्रेम करते हैं, वे खुद या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। मैं पाती हूँ कि मूत्राशय से संबंधित अधिकांश बीमारियां सामान्यतः किसी साथी द्वारा अस्वीकार किए जाने से आती हैं। हमारे स्त्रीत्व या पुरुषत्व से संबंधित कोई चीज हमें क्रोधित करती है। मूत्राशय से संबंधित बीमारियां पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक होती है क्योंकि उनमें अपने दुख को छिपाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। वेजिनाइटिस का संबंध प्रेम में किसी साथी से आहत होने की भावना से होता है। पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्याएं आत्मसम्मान में कमी के कारण और यह मानने से होता है कि आयु के अधिक होने के साथ उसके पुरुषत्व में कमी आ रही है। नपुंसकता भय लाता है और कभी कभी किसी पिछले साथी के खिलाफ गुस्से से संबंधित होता है। ठंडापन इस डर या इस धारणा के कारण होता है कि शरीर से आनंद उठाना गलत है। यह खुद से घृणा करने के कारण भी होता है और संवेदनहीन साथी के कारण यह रोग बढ़ सकता है। प्री-मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो अब काफी प्रचलित हो चुका है, मीडिया विज्ञापनों की वजह से और बढ़ा है। ये विज्ञापन लगातार इस विचार को पुष्ट करते हैं कि स्त्री शरीर को थोड़ा सा स्वीकार्य बनाने के लिए भी सुगंधों, पाउडरों और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जबकि महिलाओं को अब समान रूप से सम्मान दिया जा रहा है, उनमें यह नकारात्मक विचार भी भरे जा रहे हैं कि स्त्रियोचित प्रक्रियाएं स्वीकार्य नहीं हैं। इसके साथ आज चीनी का उपयोग अधिक किया जाना प्री-मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए एक उर्वर धरातल तैयार कर देता है। मासिक धर्म और रजोनिवृत्ति सहित सभी स्त्रियोचित प्रक्रियाएं स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। हमें उन्हें इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमारा शरीर खूबसूरत, शानदार और अद्भुत है। मेरी यह धारणा है कि यौन समस्याएं लगभग हमेशा सेक्सुअल अपराध बोध से संबंधित होती हैं। यह इस भावना, जो कि अक्सर हमारे अवचेतन मन में होती है, से आती है कि सेक्सुअल अभिव्यक्ति सही नहीं है। यौन रोगों के वाहक के कई साथी हो सकते हैं, लेकिन केवल वही इससे प्रभावित होते हैं जिनकी मानसिक और शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। हाल के वर्षों में विपरीत लैंगिक जनसंख्या से हर्पीस के मामलों में वृद्धि हुई। यह एक ऐसा रोग है जो हमारी इस धारणा कि हम बुरे हैं के लिए बार बार हमें सजा देने के लिए लौट कर आता है। जब हम भावनात्मक रूप से निराश होते हैं तो हर्पीस बढ़ता है। यह हमें बहुत कुछ बता देता है। अब उसी सिद्धांत को समलिंगी समुदाय पर लागू करते हैं, जहां उनके पास अन्य लोगों जैसी सारी समस्याएं तो होती ही हैं, साथ ही समाज का एक बड़ा हिस्सा उनकी ओर उंगलियां उठाकर उन्हें बुरा कहता है। आमतौर पर उनके अपने माँ बाप भी कहते हैं, तुम बुरे हो। यह बोझ ढोने के लिए बहुत भारी है और इन परिस्थितियों में अपने आप से प्यार करना कठिन है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि समलिंगी संबंधों वाले पुरुष सबसे पहले एड्स नामक भयावह रोग से पीड़ित हुए। हेटेरोसेक्सुअल सोसाइटी में युवावस्था के महिमा मंडन की वजह से बहुत सी महिलाएं बूढ़ी होने से डरती हैं। यह पुरुषों के लिए उतना कठिन नहीं होता क्योंकि वे कुछ बाल सफेद होने पर विशिष्ट हो जाते हैं। अक्सर बुजुर्ग पुरुषों का सम्मान मिलता है, लोग उनसे सलाह भी लेते हैं। ऐसा अधिकतर समलिंगी पुरुषों के साथ नहीं होता क्योंकि उन्होंने एक ऐसी संस्कृति बनाई है जो यौवन और सौंदर्य पर काफी जोर डालता है। हालांकि हर कोई शुरू में युवा होता है, लेकिन कुछ ही लोग सौंदर्य के मानदंडों पर खरे उतरते हैं। शरीर के बाहरी सौंदर्य पर इतना अधिक जोर दिया गया है कि उसके अंदर की भावनाओं को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया गया है। यदि आप युवा और सुंदर नहीं हैं, तो जैसे आप कोई महत्व नहीं रखते। वह व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, केवल शरीर महत्वपूर्ण है। यह विचार शैली संपूर्ण संस्कृति के लिए लज्जाजनक है। ये ऐसा कहने का एक और तरीका है कि समलिंगी पुरुष अच्छे नहीं होते।
समलिंगी पुरुष दूसरे समलिंगियों से जैसा व्यवहार करते हैं, उससे कई समलिंगी पुरुषों के लिए बूढ़े होने का भयावह अनुभव होता है। बूढ़े होने से बेहतर है मर जाना। और एड्स ऐसी बीमारी है जो अक्सर मार डालती है। समलिंगी पुरुष अक्सर यह महसूस करते हैं कि जब वे अधिक आयु के हो जाएंगे तो वे अनुपयोगी और अवांछित हो जाएंगे। इससे बेहतर पहले खुद को नष्ट कर लेना है, और बहुत से लोगों ने स्वयं को नष्ट करने वाली जीवन शैली अपना ली है। कुछ धारणाएं और प्रवृत्तियां जो समलिंगी जीवन शैली का अंग होती हैं, भयावह होती हैं, और एड्स एक भयावह रोग है। इस प्रकार का दृष्टिकोण और व्यवहार बस मन की गहराई में अपराध बोध को उत्पन्न कर सकता है, चाहे हम कितना भी कैंप करें। कैंपिंग मनोरंजक होने के साथ ही अत्यंत विध्वंसक भी हो सकती है, देने वालों के लिए भी और प्राप्त करने वालों के लिए भी। यह नजदीकी और अंतरंगता को टालने का एक और तरीका है। मैं किसी भी रूप में किसी के मन में अपराध बोध उत्पन्न करने का प्रयास नहीं कर रही हूँ, परंतु हमें ऐसी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है जिन्हें क्रम में बदलने की आवश्यकता है, ताकि हमारा पूरा जीवन प्रेम, खुशी और सम्मान के साथ गुजर सके। 50 वर्ष पहले लगभग सभी समलिंगी पुरुष अलग थलग होते थे। अब वे समाज में ऐसे समूह बनाने में सफल हो गए हैं जहां वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं। मुझे यह दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी बनाया है वह उनके समलिंगी भाइयों के लिए काफी पीड़ादायक है। हालांकि सामान्य लोग समलिंगियों से जैसा व्यवहार करते हैं वह खेदजनक है, लेकिन समलिंगी पुरुष अन्य समलिंगियों से जैसा व्यवहार करते हैं वह दुखद है। पारंपरिक रूप से महिलाओं के मुकाबले पुरुषों के अधिक यौन साथी रहे हैं, और जब पुरुष एक साथ मिलते हैं तो निश्चित रूप से सेक्स अधिक होगा। यह ठीक है। बाथ हाउस एक अद्भुत आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जब तक कि हम गलत कारणों के लिए अपनी सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल ना कर रहे हों। कुछ पुरुष आनंद के लिए नहीं बल्कि आत्मसम्मान की अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए अधिक साथी रखते हैं। मुझे अधिक साथी होने की बात गलत नहीं लगती, और कभी कभार शराब और कुछ दवाओं का इस्तेमाल भी ठीक है। यदि हम हर रात अपने नियंत्रण से बाहर जाते हैं और जब हमें केवल अपना महत्व साबित करने के लिए हर दिन कई साथियों की आवश्यकता पड़े, तो हम विकास के पथ पर नहीं जा रहे। हमें कुछ मानसिक परिवर्तन करने की जरूरत है। यह उपचार का समय है, पूर्ण होने के लिए, निंदा का नहीं। हमें अतीत के प्रतिबंधों से निकलना चाहिए। हम सभी श्रेष्ठ हैं, जीवन की अद्भुत अभिव्यक्ति। चलो हम इसकी मांग करें। कोलोन आते कुछ बाहर निकालने की हमारी काबिलियत का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो निकालने की जिसकी अब जरूरत नहीं है। जीवन की सही लय व प्रवाह में रहते हुए शरीर को ग्रहण करने, समाहित करने और हटाने में संतुलन की आवश्यकता होती है। केवल हमारा डर पुराने को छोड़ने नहीं देता। यदि कब्ज से पीड़ित लोग वास्तव में कंजूस ना भी हों, तो वे आमतौर पर यह भरोसा नहीं करते हैं कि उनके पास कभी पर्याप्त धन होगा। वे पुराने रिश्तों को पकड़कर रखते हैं जिनसे उन्हें पीड़ा मिलती है। वे वर्षों से अलमारी में पड़े कपड़ों को फेंकने में डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कभी काम आ सकते हैं। वे दम घोटने वाली नौकरियां करते हैं या कभी खुद को खुशी नहीं देते, क्योंकि उन्हें संकट के समय के लिए बचत करनी होती है। हम आज का भोजन पाने के लिए पिछले रात के कूड़े को नहीं खंगालते। यह भरोसा करना सीखें कि जीवन की प्रक्रिया हमारी आवश्यकता की हर चीज उपलब्ध कराएगी। हमारे पैर हमें जीवन में आगे की ओर ले जाते हैं। पैरों की समस्याएं अक्सर आगे की ओर बढ़ने से डरने या किसी खास दिशा में आगे जाने में हिचकिचाहट का संकेत देती है। हम अपने पैरों से दौड़ते हैं, हम अपने पैर घसीटते हैं, हम मुड़े हुए घुटने वाले होते हैं, कबूतर जैसे पैर वाले होते हैं, और हमारी बड़ी मोटी गुस्से से भरी जांघें होती हैं जो बचपन की नाराजगियों से भरी होती हैं। कुछ ना करने की इच्छा से पैरों में छोटी मोटी समस्याएं होती हैं। वेरिकोज नसें किसी ऐसी नौकरी या स्थान में रहने से होती हैं जिससे हम नफरत करते हैं। नसें खुशी ले जाने की अपनी क्षमता को खो देती हैं। क्या आप अपनी मनपसंद दिशा में जा रहे हैं? घुटनों का गर्दन की तरह लचीलेपन से संबंध होता है। वे झुकना और गर्व, अहम और जिद को अभिव्यक्त करते हैं। अक्सर आगे की ओर बढ़ते समय हम झुकने से डरते हैं और हम अनम्य हो जाते हैं। यह जोड़ों को अकड़ा देता है। हम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके नहीं बदलना चाहते। इसी
इसी वजह से घुटने ठीक होने में अधिक समय लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारा अहम शामिल होता है। घुटने लंबा समय लेते हैं क्योंकि हम अपने गर्व और अपने दम्भ को उसमें सम्मिलित कर देते हैं। अगली बार जब आपको घुटनों की समस्या हो, खुद से पूछें कि आप कहाँ पर दम्भी हो रहे हैं, आप कहाँ पर झुकने से इनकार कर रहे हैं। अपनी जिद छोड़ दें और पिछली बातें भूल जाएं। जीवन प्रवाह है, जीवन गति है और सहज होने के लिए हमें लचीलापन होना चाहिए, उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। बेंत का पेड़ झुकता है, लहराता है और हवा के साथ हिलता है और हमेशा गरिमामय व जीवन के साथ सहज होता है। हमारे पांव हमारी समझ अपने बारे में और जीवन, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में हमारी समझ से संबंधित होते हैं। बहुत से बूढ़े लोगों को चलने में कठिनाई होती है, उनकी समझ बाधित हो जाती है और वे अक्सर महसूस करते हैं कि वे कहीं नहीं जा सकते। छोटे बच्चे खुशनुमा नृत्य करते करते हुए चलते हैं। बुजुर्ग लोग अक्सर घिसट कर चलते हैं, जैसे कि आगे बढ़ने में हिचकिचाहट हो रही हो। हमारी त्वचा हमारी व्यक्तित्वता दिखाती है। आमतौर पर त्वचा रोगों का मतलब हमें यह महसूस होना होता है कि हमारी व्यक्तित्वता को किसी प्रकार से खतरा है। हम महसूस करते हैं कि दूसरे हम पर हावी हैं। हम कोमल होते हैं, चीजें हमारी चमड़ी में घुसती हुई महसूस होती हैं। हमारी तंत्रिकाएं हमारी चमड़ी के नीचे चली जाती हैं। त्वचा संबंधी समस्याओं के उपचार का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन में दिन में 100 बार यह कहते हुए कि मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, अपनी शक्ति को वापस लें। दुर्घटनाएं दुर्घटना नहीं होती। अपने जीवन में दूसरी चीजों की तरह हम स्वयं उन्हें जन्म देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जरूरी ही ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी दुर्घटना हो जाए, लेकिन हमारे मानसिक विचार ऐसे होते हैं जो हमारी ओर दुर्घटना को आकृष्ट करते हैं। कुछ लोगों के साथ अधिक दुर्घटनाएं होती हैं और कुछ को जीवन भर एक खरोंच तक नहीं लगती। दुर्घटनाएं क्रोध की अभिव्यक्ति होती हैं। वे अंदर भरी हुई कुंठाओं का संकेत देती हैं जो अपने लिए न बोल पाने की मजबूरी महसूस करने से आती है। दुर्घटनाएं किसी के शासन के खिलाफ विद्रोह का भी संकेत होती हैं। हम इतने पागल हो जाते हैं कि लोगों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसकी बजाय हमें चोट लग जाती है। जब हम अपने आप पर क्रोधित होते हैं, जब हम अपराध बोध महसूस करते हैं, जब हम सजा की आवश्यकता महसूस करते हैं, उसका ध्यान रखने के लिए दुर्घटना एक अद्भुत तरीका है। ऐसा लगता है कि मानो दुर्घटना में हमारी गलती नहीं होती, कि हम नियति के असहाय शिकार होते हैं। दुर्घटना की वजह से हम सहानुभूति और ध्यान के लिए दूसरों की ओर मुड़ते हैं। हमारे घाव धोए जाते हैं और उनका उपचार किया जाता है। हम अक्सर बिस्तर पर आराम करते हैं। कभी कभी लंबे समय के लिए हमें पीड़ा मिलती है। यह पीड़ा शरीर में जहाँ होती है, वह इस बात का संकेत है कि हम जीवन के किस क्षेत्र में अपराध बोध महसूस कर रहे हैं। शारीरिक क्षति की सीमा हमें यह बताती है कि हम कितनी गंभीरता से सजा पाने की आवश्यकता महसूस कर रहे थे और वह सजा कितनी लंबी होनी चाहिए। एनोरेक्सिया बुलिमिया अपने जीवन को नकारना है, जो आत्मघृणा का चरम रूप है। भोजन सबसे मूलभूत स्तर पर पोषण है। आप अपने आप को पोषण से वंचित क्यों करेंगे? आप मरना क्यों चाहते हैं? आपके जीवन में इतना दुख क्या है कि आप पूरी तरह अपने जीवन को छोड़ना चाहते हैं? आत्मघृणा बस अपने बारे में किसी विचार से घृणा करना है। विचारों को बदला जा सकता है। परफेक्शनिज्म यानी हर स्थिति में हर समय बिल्कुल सही होने की आवश्यकता से पीड़ित होते हैं। क्या आप इस पृथ्वी पर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो परफेक्ट है? मैं नहीं जानती। हम ऐसे मानक क्यों निर्धारित करते हैं जो कहते हैं कि हमें सिर्फ स्वीकार्य बनने के लिए महामानव होना होगा? यह उतना अच्छा न होने की एक सशक्त अभिव्यक्ति है और ढोने के लिए बहुत भारी बोझ है। दमा को हम प्रेम को दबाने वाला मानते हैं। ऐसी भावना होती है कि आपको अपने लिए सांस लेने का अधिकार नहीं है। दमा से पीड़ित बच्चे अक्सर अति विकसित विवेक से ग्रस्त होते हैं। उनके वातावरण में जो गलत लगता है वे उसके लिए अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं। वे खुद को बेकार महसूस करते हैं और इसलिए अपराध बोध से पीड़ित हो जाते हैं और उन्हें सजा की आवश्यकता होती है। दमा में कभी कभी भौगोलिक उपचार काम आते हैं, खासकर यदि परिवार साथ नहीं होता।
आमतौर पर दमा से पीड़ित बच्चे बड़े होकर अपनी बीमारी से बाहर आ जाते हैं। इसका मतलब कि वे स्कूल चले जाते हैं, शादी कर लेते हैं या घर छोड़ देते हैं और रोग गायब हो जाता है। अक्सर जीवन में कभी कोई अनुभव उनके अंदर एक पुरानी भावना को जगा देता है तथा उन्हें एक और अटैक आ जाता है। जब ऐसा होता है तो वे वास्तव में वर्तमान परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे होते, बल्कि उनके बचपन में जो होता है उसकी प्रतिक्रिया ऐसा करते हैं। फोड़े, फुंसियां, खरोंच, बुखार, जख्म, पीड़ा और सूजन, ये सब शरीर में क्रोध की अभिव्यक्तियां हैं। क्रोध अभिव्यक्त होने का रास्ता खोज लेते हैं, चाहे हम उसे दबाने का कितना भी प्रयास करें। अंदर भरा धुआं निकलना बहुत जरूरी है। हम अपने गुस्से से डरते हैं कि हम अपनी दुनिया को नष्ट न कर दें, लेकिन क्रोध को बस यह कहते हुए बाहर निकाला जा सकता है कि मैं इस बारे में क्रोधित हूँ। सच है, हम अपने बॉस को हमेशा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हम बिस्तर को घूंसे मार सकते हैं या कार में चिल्ला सकते हैं या टेनिस खेल सकते हैं। ये शारीरिक रूप से गुस्से को बाहर निकालने के हानि रहित तरीके हैं। आध्यात्मिक लोग अक्सर यह मानते हैं कि उन्हें क्रोधित नहीं होना चाहिए। सच है, हम सब ऐसे समय के लिए प्रयास कर रहे हैं जब हम अपनी भावनाओं के लिए दूसरों को दोषी न ठहराएं। लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे, तब तक इस पल में हम जो महसूस कर रहे हैं उसे स्वीकार करना स्वस्थ आदत है। कैंसर ऐसा रोग है जो लंबे समय तक किसी गहरी नाराजगी द्वारा उत्पन्न होता है, जब तक कि वह पूरी तरह शरीर को नष्ट नहीं कर देता। बचपन में कुछ ऐसा होता है जो विश्वास की भावना को नष्ट कर देता है। वह अनुभव कभी भुलाया नहीं जाता और वह व्यक्ति आत्मदया की भावना के साथ जीता है और स्थायी अर्थपूर्ण संबंध विकसित करना और बरकरार रखना कठिन पाता है। उन विश्वास की वजह से जीवन निराशाओं का क्रम लगता है। निराशा, असहायता व क्षति की भावना सोच में व्याप्त हो जाती है और अपनी सभी समस्याओं के लिए दूसरे को दोषी ठहराना आसान हो जाता है। कैंसर से पीड़ित लोग अपनी आलोचना भी बहुत करते हैं। मेरे लिए अपने आप से प्रेम करना और खुद को स्वीकार करना कैंसर के उपचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मोटापा सुरक्षा की आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करता है। हम दुखों, कमजोरियों, आलोचना, दुर्व्यवहार, सेक्सुअलिटी और छेड़छाड़ से सुरक्षा चाहते हैं, सामान्य तौर पर और विशेष रूप से भी जीवन के डर से। मैं मोटी नहीं हूँ, फिर भी मैंने इन वर्षों में सीखा है कि जब मैं असुरक्षित महसूस कर रही होती हूँ और सहज नहीं होती हूँ तो मेरा वजन कुछ बढ़ जाता है। जब यह असुरक्षा चली जाती है तो अतिरिक्त वजन अपने आप कम हो जाता है। मोटापे से लड़ना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। डाइटिंग से कोई लाभ नहीं होता। आप जैसे वह रोकते हैं, वजन वापस आ जाता है। अपने आप से प्यार और अपने आप को स्वीकार करना, जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करना और सुरक्षित महसूस करना, क्योंकि आप अपने मन की शक्ति को पहचानते हैं, सबसे बड़ी डाइटिंग है। नकारात्मक विचारों को छोड़ दें, आपका वजन अपने आप ठीक हो जाएगा। कई माता पिता बच्चे के मुंह में खाना ठूसते हैं, चाहे समस्या जो भी हो। ये बच्चे बड़े होकर जब भी उनके सामने कोई समस्या आती है, एक खुले रेफ्रिजरेटर के सामने खड़े होते हैं और यह कहते हैं, मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरे लिए किसी भी प्रकार की पीड़ा अपराध बोध का संकेत है। अपराध बोध हमेशा सजा मांगता है और सजा से पीड़ा होती है। स्थायी पीड़ा स्थायी अपराध बोध से आती है, जो अक्सर इतनी गहरी दबी होती है कि हमें उसके बारे में पता भी नहीं होता। अपराध बोध एक पूरी तरह बेकार भावना है। वह कभी किसी को अच्छा महसूस नहीं कराती, ना ही किसी परिस्थिति को बदल सकती। आपकी सजा अब समाप्त हो चुकी है, इसीलिए अपने आप को जेल से निकालें। क्षमा करना केवल छोड़ देना और जाने देना होता है। स्ट्रोक, खून के थक्के होते हैं। मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में संकुचन को, जो मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति देता है। मस्तिष्क शरीर का कंप्यूटर है। रक्त खुशी है, शिराएं और धमनियां खुशी के मार्ग हैं। सब कुछ प्रेम के नियमों तथा क्रिया के अंतर्गत काम करता है। इस ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता के हर कण में प्रेम है। प्रेम और खुशी को अनुभव किए बिना ठीक से काम करना असंभव है। नकारात्मक सोच मस्तिष्क को अवरुद्ध कर देता है और प्रेम तथा खुशी को मुक्त व खुले रूप से प्रवाहित होने का अवसर नहीं मिलता। हास्य को यदि मुक्त और मूर्खतापूर्ण होने न दिया जाए
तो वह खुलकर प्रवाहित नहीं हो सकता। यही बात प्रेम और खुशी के साथ है। जीवन दुख में नहीं है जब तक कि हम उसे ऐसा ना बनाएं, जब तक कि हम उसे इस रूप में देखना ना चाहें। हम छोटे से दुख से भारी विपदा तलाश कर सकते हैं और हम बड़ी से बड़ी त्रासदी में थोड़ी सी खुशी ढूंढ सकते हैं। यह हमारे ऊपर है। कभी कभी हम अपने जीवन को एक खास दिशा में जाने के लिए विवश करते हैं जब वह हमारे हित में नहीं होता। कभी कभी हम बिल्कुल भिन्न दिशा में जाने के लिए अपने आप को विवश करते हैं, लेकिन अपनी जीवन शैली को पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए दबाव उत्पन्न करते हैं। शरीर की अकड़न मन मस्तिष्क की अकड़न होती है। डर हमें पुराने तरीकों से चिपके रहने के लिए प्रेरित करता है और हमें लचीला होना कठिन लगता है। यदि हम मानते हैं कि कुछ करने के लिए केवल एक रास्ता है, तो हम अक्सर खुद को सख्त बनता हुआ देखते हैं। हमें हमेशा कुछ करने के लिए दूसरा रास्ता मिल सकता है। वर्जीनिया साटिर और बर्तन धोने के उनके 205 तरीकों याद कीजिए। ध्यान दीजिए कि शरीर में अकड़न कहाँ पर है। मानसिक दृष्टिकोण की मेरी सूची में उसे देखें और वह बताएगा कि अपने मन में आप कहाँ पर सख्त और अड़ियल हैं। सर्जरी का अपना स्थान है। वह टूटी हड्डियों और दुर्घटनाओं तथा ऐसी स्थितियों के लिए अच्छी है। इन स्थितियों में ऑपरेशन आसान हो सकता है और सारा मानसिक उपचार कार्य इस बात का ध्यान रखने में केंद्रित किया जा सकता है कि वह स्थिति फिर से उत्पन्न ना हो। चिकित्सा जगत में हर दिन अधिक से अधिक असाधारण लोग आ रहे हैं जो मानवता की सेवा करने में पूर्ण रूप से समर्पित हैं। अधिक से अधिक चिकित्सक उपचार के होलिस्टिक संपूर्ण तरीकों की ओर मुड़ रहे हैं, यानी वे पूरे व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं। फिर भी अधिकतर डॉक्टर किसी बीमारी के कारण पर ध्यान नहीं देते, वे सिर्फ लक्षणों प्रभावों का उपचार करते हैं। वे ऐसा 2 रूपों में से एक में करते हैं। वे जहर देते हैं या काटते हैं। सर्जन काटते हैं और यदि आप सर्जन के पास जाते हैं, वे सामान्यतः काटने की सिफारिश करते हैं। हालांकि यदि सर्जरी का फैसला किया गया है तो खुद को उस अनुभव के लिए तैयार करें ताकि वह यथासंभव आसानी से हो सके और आप यथासंभव तेजी से ठीक हो सके। सर्जन और स्टाफ को इसमें अपनी मदद करने को कहें। ऑपरेशन कक्षों में सर्जन और उनका स्टाफ अक्सर इस बात से अनजान होता है कि हालांकि रोगी अचेत है, पर वह अवचेतन स्तर पर कही जा रही हर बात सुन और समझ सकता है। मैंने एक आधुनिक नेता को यह कहते सुना कि उन्हें किसी आपातकालीन सर्जरी की आवश्यकता थी और ऑपरेशन से पहले उन्होंने सर्जन तथा एनेस्थेसियोलॉजिस्ट से बात की। उन्होंने उन्हें ऑपरेशन के दौरान सुगम संगीत बजाने और लगातार उनसे तथा एक दूसरे से सकारात्मक बातें करने को कहा। उन्होंने रिकवरी कक्ष में नर्स से ऐसा ही करने को कहा। इसीलिए ऑपरेशन आसानी से हो गया और उसकी रिकवरी तेज और सहज थी। अपने ग्राहकों को मैं हमेशा सुझाव देती हूँ कि वे ऐसी प्रतिज्ञा करें। अस्पताल में मुझे स्पर्श करने वाला हर हाथ मेरा उपचार करता है और सिर्फ प्रेम अभिव्यक्त करता है और ऑपरेशन तेजी से, आसानी से और बिल्कुल सही ढंग से होता है। एक और शपथ यह है, मैं हर समय पूरी तरह सहज हूँ। सर्जरी के बाद जितना संभव हो कुछ सौम्य और खुशनुमा संगीत बजने दें और अपने आप को आश्वस्त करें, मैं तेजी से, सहज रूप में और सही ढंग से ठीक हो रही हूँ। अपने आप से कहें, हर दिन मैं और बेहतर महसूस कर रही हूँ। यदि कर सकें तो अपने लिए सकारात्मक निश्चयों की श्रृंखला का एक टेप तैयार करें। अस्पताल में अपना टेप रिकॉर्डर ले जाएं और आराम करने और ठीक होने की प्रक्रिया के दौरान उसे बार बार सुनें। पीड़ा पर नहीं, अनुभूतियों पर ध्यान दें। अपने हृदय से प्रेम को अपनी बाहों और हाथों से होकर प्रवाहित होने की कल्पना करें। जिस अंग का उपचार हो रहा है उस पर हाथ रखें और उस स्थान से कहें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हें अच्छा होने में मदद कर रहा हूँ। शरीर में सूजन भावनात्मक विचारों में अवरुद्ध होने और ठहराव को दर्शाता है। हम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिनमें हमें चोट पहुंचती है और हम उन यादों से चिपके रहते हैं। सूजन अक्सर दबे हुए आंसुओं, अवरुद्ध और फंसा हुआ महसूस करने या अपने प्रतिबंधों के लिए दूसरों को दोषी ठहराने से होता है। अतीत को छोड़ दें, उसे धुल जाने दें, अपनी शक्ति वापस लें। जो आप नहीं चाहते उस पर निर्भर होना बंद कर दें।
आप जो चाहते हैं उसे उत्पन्न करने के लिए अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करें। अपने आप को जीवन की लहर के साथ आगे बढ़ने दें। ट्यूमर झूठा विकास है। एक सीप रेत का एक छोटा सा कण लेती है और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उसके आसपास एक कठोर और चमकीली परत विकसित कर देती है। हम उसे मोती कहते हैं और उसे बहुत खूबसूरत मानते हैं। हम किसी पुरानी चोट को अपना लेते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं और उससे पपड़ी उतारते रहते हैं। समय आने पर हमें ट्यूमर हो जाता है। मैं इसे पुरानी फिल्म चलाना कहती हूँ। मेरा मानना है कि महिलाओं में गर्भाशय में बहुत सारे ट्यूमर होने का कारण यह है कि वे किसी भावनात्मक चोट, अपने स्त्रीत्व पर हुए प्रहार को अपना लेती हैं और उसे पालती पोसती हैं। मैं इसे उसने मेरे साथ बुरा किया सिंड्रोम कहती हूँ। सिर्फ किसी रिश्ते के खत्म हो जाने का मतलब यह नहीं है कि हमारे साथ कुछ गलत है, ना ही वह हमारा महत्व कम कर देता है। क्या हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं है, हम उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं वह मायने रखता है। हम सब अपने सभी अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। अपनी ओर अधिक प्रेम भरे व्यवहार को आकर्षित करने के लिए आपको अपने बारे में किन धारणाओं को बदलने की जरूरत है। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अपने शरीर को एक अच्छा मित्र मानता हूँ। मेरे शरीर की हर कोशिका में दिव्य ज्ञान है। मैं सुनता हूँ जो वह मुझे बताता है और जानता हूँ कि उसकी सलाह सही है। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ और दिव्य शक्ति द्वारा सुरक्षित और प्रेरित हूँ। मैं स्वस्थ और मुक्त रहना चाहता हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है।